अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। अब हम रिपोर्ट के पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। कुछ चीज़ें मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर IG2 की रिपोर्ट बना सकते हैं और कभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें पार्ट नंबर 3 को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो हिस्सा है वो है मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट्स का। अब नाम से ये सजेस्ट हो रहा है कि आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन पे जिस पे आप रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं, इसमें आपने दरअसल अपने दलाइल देने हैं इस बात पे कि हम क्यों मॉरली, लीगली, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हैं ये रिस्क असेसमेंट को तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले आप मॉरल रीजंस बताएंगे, यानी कि मॉरल आर्ग्यूमेंट्स देंगे कि आप इखलाकी तौर पे क्यों ज़िम्मेदार हैं। इखलाकी तौर पे कोई भी इदारा इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होता है कि उनके जो वर्क प्रोसेसेस हैं वो अच्छे हो रहे हों, वो अपने और दूसरों की जान के जो हैं वो मुहाफ़िज़ हैं, एम्प्लॉयर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके लिए। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सेफ़ तरीके से काम हो रहा है, जो भी अच्छे तरीके से काम हो रहा है, सेफ्टी देना, सिक्योरिटी देना, इसके अलावा वर्क प्लेस पे लोगों को पीस ऑफ माइंड देना, स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाना, और उनको टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। ये तमाम चीज़ें जो है इखलाकी तौर पे कोई भी इदारा, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़िम्मेदार होती है। वो इसलिए ज़िम्मेदार होती है क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेट्स ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि वर्कर्स जो हैं दे डोंट कम टू दी ऑर्गेनाइजेशंस के वो अपनी जो है बीमारियां यहाँ से लेकर जाएं, या अपनी सेहतों को तबाह कर दें, या फिर उनकी डेथ्स हो जाएं, या वो उनको किसी किस्म की एम्पुटेशन हो जाए, यानी कि वो मफलूज हो जाएं या अपाहज हो जाएं, बल्कि वो अर्न करने के लिए आते हैं। तो एक इदारे का काम है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में बंदा अपने स्किल्स देने के लिए आ रहा है तो वो भी उसका टेक केयर करे डिफरेंट तरीक़ों से, अपने प्रोसेसेस के थ्रू, पॉलिसीज़ के थ्रू, रिसोर्सेज के थ्रू, इक्विपमेंट्स के थ्रू, सेफ्टी के थ्रू, और डिफरेंट तौर पे, इखलाकी तौर पे ज़िम्मेदार होता है। तो यहाँ पर इसी तरह जो भी इदारे पे आप काम कर रहे होंगे, वहाँ आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको लेकर आप ये चीज़ हाईलाइट करके बता सकते हैं इखलाकी तौर पे जो ये इदारा है इन इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वर्कर्स जो हैं यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, अपने स्किल्स देते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ देते हैं, अपना वक्त देते हैं, अपनी फैमिलीज़ का टाइम देते हैं, अपनी फैमिली से बहुत दूर से उनको छोड़ के दूसरे मुल्कों से जो है ऑर्गेनाइजेशंस में सर्व करने के लिए आते हैं, अर्न करने के लिए आते हैं, ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए आते हैं, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो इखलाकी तौर पे एम्प्लॉयर जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इनका। नंबर 2 जो है दैट आर लीगल आर्ग्यूमेंट्स, कि एज पर लॉ लीगली ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्क असेसमेंट करे। तो आपने लॉ इसमें बताना है। ILO का नॉर्मली आर्टिकल C155 R164 में जो बातें लिखी हुई हैं उनमें से कोई भी एक बात आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब याद रखिएगा ILO का आप यहाँ पे जनरल लॉ लिखेंगे, स्पेसिफिक लॉ यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जनरल लॉ लिखेंगे, क्योंकि वो जर्नल आर्ग्यूमेंट्स आपसे मांग रहे हैं यहाँ पर। जैसे आर्टिकल C155 R164 के तहत जो है ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है कि वो वर्कर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करे, और जितने भी प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करते हुए उनको रिस्क से फ्री करे। ठीक है, तो वो लीगली आपने ये बताना है, और ये भी बताना है कि अगर लॉ को फॉलो नहीं किया गया तो ऑर्गेनाइजेशन किन किन प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकती है, किस किस किस्म के उन पर मुकदमे यानी कि प्रोसिक्यूशंस हो सकते हैं, किस किस किस्म की पनिशमेंट्स लग सकती हैं, फाइन्स हो सकते हैं। आपने लीगल आर्ग्यूमेंट्स को बताते वक्त ये चीज़ बतानी है। और लास्ट में इसमें है फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट्स। इसमें आपने ये चीज़ बतानी है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर रिस्क असेसमेंट नहीं करेगी, यानी कि सेफ्टी की चीज़ों को खातिर ख्वाह नहीं रखेगी, तो किस किस्म की इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट सफ़र करनी पड़ सकती हैं। आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, डायरेक्ट कॉस्ट पढ़ी होंगी कि उनको जो है डायरेक्टली लॉस हो सकता है, जो इनके ऑर्डर्स है वो लूज़ हो सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट में रेपुटेशन का लॉस हो सकता है, जो है नए लोगों को हायरिंग करने का जो उन पे ट्रेनिंग का खर्चा आता है वो लॉस हो सकता है। तो जो भी आपके जो भी जिस भी इदारे पे आप काम कर रहे हैं
آرگنائزیشن پہ آپ کام کر رہے ہیں، اس پر جو ہے آپ نے بتانا ہوگا کہ فائنینشلی یہ لوگ کیوں رسپانسبل ہیں، کیونکہ اگر یہ رسپانسبل نہیں ہوں گے تو یہ ڈائریکٹ کاسٹ ان کو بیئر کرنی پڑیں گی، اور یہ ان کو انڈائریکٹ کاسٹ بیئر کرنی پڑیں گی. تو اس طرح سے آپ جو پارٹ 3 کا یہ والا حصہ ہے مورل، لیگل اور فائنینشیل آرگیومنٹس کا، اس میں آپ دلائل دیں گے اپنے کہ کیوں کیوں کیا ریزنز ہیں ایسے جن کی وجہ سے آپ یہ جو ہے اخلاقی طور پہ ذمہ دار ہیں، لیگل لا کے طور پہ ذمہ دار ہیں، اور فائنینشلی ذمہ دار ہیں. لیگل اور فائنینشیل میں آپ ان کے کانسیکوینسز بتا کے کہ یہ برے نتائج نکلیں گے، اس لیے ان کو یہ چیز کرنی چاہیے. تو آپ لیگل اور اس کو بتا سکتے ہیں، اور اخلاقی طور پر بھی اپنے آرگیومنٹس کو آپ دے کر اچھے طریقے سے اس سیکشن کو پورا کر سکتے ہیں. لاسٹ میں نے ایک چیز پہلے کسی بلاک میں نہیں بتائی ہے، وہ امپورٹنٹ تھی. لاسٹ میں لکھا ہوتا ہے لرنر نمبر اور لرنر نیم. جب بھی آپ اپنی رپورٹ تیار کریں تو لاسٹ میں اپنا لرنر نمبر ضرور لکھیں، جو کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، یونیک ہوتا ہے. اور لرنر نیم یعنی کہ آپ کا نام یہاں پر آپ لکھیں گے. اب اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ یہ ایڈیٹیبل نہیں ہوتا. یہاں پر بیسکلی یہ فوٹرز میں لکھا ہوا ہے، تو فوٹرز جو بھی ہوتے ہیں ان کو آپ ڈبل کلک کرتے ہیں تو وہ ایڈیٹیبل فارم میں آ جاتے ہیں. تو اس چیز کو آپ نے ضرور فل کرنا ہے. ایک ہی پیج کو فل کریں گے تو سارے پیجز پر آٹومیٹکلی لرنر نیم اور آپ کا لرنر نمبر لکھا ہوا آ جائے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو پارٹ نمبر 3 کا یہ پہلا پورشن سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ پورشن جو ہے میں سیکنڈ وائس نوٹ میں بتاتی ہوں. شکریہ.